नो मैम। नो मैम। ओके, हाँ जी, अभी देखिए शेयर्ड है। नो मैम। यस मैम। चलिए, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ और मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे जिसमें से सवाल बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट है, 4:35 है, 4:36 तक कर दो। A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to. पावर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फोर्स इनटू वेलोसिटी। यस, F डॉट V। यस मैम। ठीक है, या फिर आप पावर को बोलते हैं वर्क डन बाय टाइम। मैम हो गया सी। सी, सी नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करो। मैम बी। मैम बी। बी। चलिए, कमेंट करो जिस जिसका आंसर आ गया ना, चैट में डालो ताकि बाकी बच्चों को भी टाइम मिल जाए करने का। मैम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा। ओके मैम। सो कुछ बच्चों ने अभी जवाब दिया है बी, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कोई बच्चा जिसका बी नहीं आया? देखिए, सिंपली आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, पावर क्या होता है आपके पास, एफ। आप वन डायमेंशनल मोशन है, आप एक ही डायरेक्शन में मान सकते हैं, तो एफ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फोर्स होता है आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। तो पावर डिलीवर टू, हमें टाइम के साथ रिलेशनशिप जो है वो बताना है। बताइए, अब वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ATU 0 होगा। यस, सो ये हो जाएगा आपके पास m a स्क्वायर t। m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो पावर से रिलेटेड एक आधा सवाल जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एन एलिवेटर विच कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, elevator plus passengers is moving up with constant speed of 2 meter per second. Frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as horse power. तो आपको बेसिकली पावर मिनिमम कितना देनी पड़ेगी ये निकालना है 2 यूनिट्स के अंदर। एक आपको वॉट में भी निकालना है और एक आपको हॉर्स पावर में भी निकालना है। इनके बीच में रिलेशनशिप पता है? यस मैम। कितना होता है? 1 watt is equals to 746 horsepower। 746 हॉर्स पावर। यस, कीजिए जरा सॉल्व इसको। मैम हम्म, मैम जैसे अगर हम पावर को किलोवाट आवर में मतलब किलोवाट में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंगली हॉर्स पावर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना? नहीं, बट उन्होंने अभी तो, चलो इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट ऑप्शन में आपको वॉट मिलेगा या फिर हॉर्स पावर मिलेगा। तो यस किलो वॉट से वॉट में कर दो, किलो वॉट से हॉर्स पावर में कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यस ऑप्शन में होगा उस यूनिट में करना है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गई सबको? मैम मेरा तो कुछ बहुत बड़ा सा आ रहा है। मैम आ गया। कुछ बड़ा सही आएगा, टेंशन ना लो। हाँ मैम बड़ा सही आया है। कितना आया है? 44000 वाट। ठीक है, हाँ यही आया है। मैम आया? हॉर्स पावर में 59। यस, ठीक है, बिल्कुल सही, 59 हॉर्स पावर। किस किस का मैच नहीं किया? सबका हो गया? बढ़िया, प्रैक्टिस चल रही है, कीप इट अप। अब देखिए, सिंपल सा हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये एलिवेटर है और इसमें लोड बता दिया 1800 kg, जिसमें एलिवेटर का भी है, पैसेंजर का भी है, एंड इट इज मूविंग अप। और इसने कितने स्पीड से बोला? 2 से बोला है, 2 मीटर पर सेकेंड।
फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज, मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा होगा 4000 न्यूटन। अच्छा, ये 1800 जो केजी है इसको आप फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस Yes, ठीक है? ma'am. तो वो जो फोर्स होगा वो भी तो नीचे लग रहा होगा, यस मैम जी। ठीक है? सो दिस प्लस दिस, ये टोटल फोर्स हो जाएगा आपके पास। और वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, सो जो पाँच। टोटल फोर्स आपके पास हो जाएगा वो कितना है, 4000 22,000। यस प्लस 1800 मैम 18,000 होगा ना? यस। सो ये आपके पास रह जाएगा 22,000 न्यूटन फोर्स आ गया। वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा 44,000 वॉट। और फिर आपको बस ये कन्वर्जन वाला जो पार्ट है ये यूज करके पावर बना देना है। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। An engine is working at a constant power, draws a load of mass m against a resistance r. Find maximum speed of load and time taken to attain half the speed. This question is also very interesting and important. Concept building question है, ठीक है? इसको अच्छे से करो एक बार, टाइम लगाओ 1-2 मिनट का। लैंग्वेज समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक इंजन है, गाड़ी लगा दो, यस मैम। एंड इंजन इज वर्किंग एट कांस्टेंट पावर। पावर आपके पास कांस्टेंट है और ये कोई मास को ड्रॉ कर रहा है, लेके जा रहा है मान लो सपोज, और किसी एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, मान लो इसको पीछे जो फोर्स खींच रहा है वो आपके पास रेजिस्टेंस है। तो इन्होंने पूछा कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोड एंड टाइम टेकन टू अटेन हाफ दिस स्पीड। पहले तो निकालना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस लोड, कितना आप वी मैक्स कर सकते हो। 2gx। देखो पावर आपको पता है क्या होता है, एफ वी, fbs। ठीक है? अब यहां से मुझे एक बात मैम बताओ, पावर बाय रेजिस्टेंस। पावर बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकॉज हमारे पास जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो फोर्स इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ से आपके पास जो ये फोर्स आपने लिया है इसी को पुट करना है, जो रेजिस्टेंस फोर्स है इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंटू वी, और सॉरी ये हो जाएगा पी बाय वी, P by R. हाँ पी बाय आर, पी बाय आर। सो ये हो गया आपके पास वी मैक्सिमम। सेकेंड पार्ट कैसे करें, टाइम निकालना है टू अटेन हाफ दिस स्पीड। ये जो स्पीड है इसको वीएम मान लेते हैं, चलो इसकी आधी जो स्पीड है ये अटेन करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है, ठीक है? तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए एक बार। इंटीग्रेट करके Integration, ma'am. Yes, ma'am। वो आंसर pm ओवर 8r स्क्वायर। पीएम ओवर 8r स्क्वायर। और किस किस का ये आंसर आया है, आया है मैम। 8r स्क्वायर, सबका आ गया? मैम एक बार आप बता दो। देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, जो आपके पास फोर्स है दैट इज पावर बाय वी। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं डीवी बाय डीटी, ठीक है? यस। सो अभी देखो हमें टाइम निकालना है, टाइम की 2 लिमिट्स पता है और v की 2 लिमिट्स पता है, मतलब 0 से vm/2 लेके जाना है और 0 से t लेके जाना है, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ v में इंटीग्रेट करते हैं और एक तरफ टाइम में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, m इंटू वी इंटू डी, और इधर आपके पास आ जाएगा p dt। तो ये m को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दो ये 0 से t, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 से vm/2। इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 यानी vm स्क्वायर बाय 4 4। टू 2 भी आएगा एक,
ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से तो जीरो ही हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, पी बाई एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये टी हो जाएगा। सो वी एम की वैल्यू आपके पास आई गेस पहले ही है, पी बाय आर, सो 1/8 पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी बाय एम इंटू टी। सो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, टाइम निकालना था तो ये पी एम बाय 8 आर स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। Potential energy of 1 kg particle free to move along the x-axis is given by Vx equals to x की पावर 4/4 minus x square by 2। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप दिया है विद x। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आप दो आप एनर्जीज देंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल, वो आपको दे रखा है 2 जूल। देन मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये आपका सवाल है। आज थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, पिछली बार थोड़े से इजी क्वेश्चंस करे थे हम लोग। कीजिए जरा, आपके पास है 1 मिनट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। जब आप एक बार ट्राई करते तो आपको समझ में आता है कि दिमाग में क्या क्या आया था और क्या नहीं आया था। जब आप एक्चुअली में आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे दिमाग में नहीं आया। तो कुछ बच्चों का आया ऑप्शन बी, साक्षी का बी आया है, यस 3/√2। अनसुआ का भी बी आया है। साक्षी कैसे किया बेटा, बताओ थोड़ा सा। मैम, फोर्स du/dx होता है, तो फिर मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जब हमें ये पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है तो फिर 3x² -1 आया, तो मतलब हमने x की वैल्यू निकाली तो वो +-1 आई, तो हम उसकी बोलेंगे। तो मिनिमम एनर्जी हमारी -1/4 जूल आई, और मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है, तो मतलब काइनेटिक प्लस हमारी पोटेंशियल दोनों मिला के 2 जूल के बराबर है। और काइनेटिक हमारी जो पोटेंशियल हमने निकाली -1/4, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9/4 आई, और फिर हमें बस वेलोसिटी निकालनी थी, तो ½ mv² = 9/4 रखा तो आ गया। ओके, वेरी गुड। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपने इतना जल्दी निकाल भी लिया, मे बी आपने प्रैक्टिस भी किया हो, बट आपका स्कोर में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। मैम वहां जाके ना कॉन्सेप्ट नहीं आता थे, वहां जाके कॉन्सेप्ट ही नहीं आता थे। नहीं, इसका मतलब नर्वसनेस और फियर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स कट रहे हैं। सो डरना नहीं है, चलो आओगे तब बात करूंगी आपसे। चलिए देखिए, बिल्कुल सही बताया है। आपको दे रखा है पोटेंशियल x⁴ -(4) - x²/2, ठीक है। सो यहाँ से अब देखिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये आपको दो दे रखा है। आपको मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तभी तो होगी, इन दोनों के बीच में ही तो शेयर हो रही है, फ्रिक्शन तो आपके पास है नहीं। तो Yes, यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 4x⁵, नीचे आएगा 4 - 2x/2। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया x³ - x। dv/dx को मैं 0 पुट कर देती हूँ। मुझे पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम ढूंढनी है, तो पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगी, x की जो वैल्यू आएगी उस पर चेक करूंगी कौन सी वैल्यू पे वो मिनिमम जा रही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, dv/dx को 0 मैं पुट करूं, तो x मैंने कॉमन ले लिया, सो ये x² - 1 = 0 हो गया। या तो आपके पास x 0 है या आपके पास x ±1 है, ठीक है। x अगर 0 करते हैं तो पोटेंशियल ही आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन x = +-1 करते हैं तो एक बार चेक करो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। +1 करो या -1 करो, दोनों ही केस में 1/4 - 1/2, 4 एलसीएम 1 - 2 यानी -1/4 जूल। अब आपने क्या देखा, इस पे कि पोटेंशियल जो है +-1 पे -1/4 आ रही है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि +-1 पे आपके पास ये
मिनिमम जा रहा है, वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और डबल Yes. डिफरेंशिएशन में जब आप x की वैल्यू +-1 पुट करते हैं तो आपके पास ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, फॉर v टू बी मिनिमम। Greater than 0. यस, आपके पास ये Yes. किसके बराबर जाना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप बोलेंगे कि x इक्वल्स टू +-1 पे मिनिमम बन रहा है, ठीक है, और ये बनेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ये बनेगा। और वो +-1 पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल दी, -1/4 जूल। अब ये जो रिलेशनशिप आया था इसमें हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2, ये पोटेंशियल एनर्जी में इधर लेके जाऊंगी तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4। 9/4. इसको हम कंपेयर कर लेंगे ½ mv² से, ठीक है, मास आपको 1 दे रखा है, तो आपके पास ये 2 1 जा 2 2 जा, सो 9/2 √, दिस इज v, ये हो जाएगा आपके पास 3/√2, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Yes. सबको समझ में आए मेथड्स या स्टेप्स जो जो हमने यूज किए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। A tank on the roof of 20-meter high building can hold 10 meter cube of water. 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक टैंक है जो कि इतना वाटर होल्ड कर सकता है। टैंक इज टू बी फिल्ड फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द ग्राउंड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में हमको फिल करना है। अगर पंप की एफिशिएंसी 60% है, if the pump has an efficiency of 60%, then the input power in kilowatt is, तो इनपुट पावर क्या होगी किलोवाट में, ये आपको निकालना है। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Input by output into 100. यस, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100, ये होता है। तो हमें तो P इनपुट निकालनी है, मान लेते हैं कि P इनपुट आपके पास P है, ये हमें निकालना है, तो हमें P आउटपुट निकाल के पुट करना पड़ेगा। Yes, ma'am. फाइंड दिस आउट। P आउटपुट कैसे निकलेगा, आउटपुट कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या है, टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को, कितना काम करना पड़ेगा 10 मीटर क्यूब पानी भरने में, यही आउटपुट है, बाय में टाइम, Yes, ma'am. Yes. राइट। तो हमको देखिए एक ये बात तो समझ में आती है कि जो टैंक है वो सर्टेन हाइट के ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में चमकती है नहीं। हाँ जी। Yes, ma'am. सो यहां से हम इसी को यूज करेंगे। वर्क डन एक्चुअली क्या होगा, जितना ऊपर आपका टैंक है mgh, इतना काम मुझे करना पड़ेगा उसको लेके जाने के लिए, ठीक है। सो मुझे मास चाहिए होगा और मुझे वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब में, वाटर के 10 मीटर क्यूब में कितने केजी होंगे, 10 × 10⁻⁻, 10 × 10⁻3। यस, 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 केजी होता है, ठीक है। सो यानी 10 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, Yes. ठीक है, ये आपके पास मास हो गया। तो अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय टाइम, सो मुझे कितना वर्क करना है, ये जो मास मैं लेके जा रही हूँ इतनी हाइट के ऊपर, ये काम करना, और ये कितनी देरी में करना है, मुझे 20 मिनट्स में करना है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 0, ये g यानी 10 इंटू हाइट 20 डिवाइडेड बाय में 20 मिनट 20. सेकेंड्स में कर लूंगी, ठीक है। तो 20 इंटू 60, इसको सॉल्व करके बताइए पावर आउटपुट कितना आ रहा है। यही आपका पावर आउटपुट है कि इतना आपको काम करना पड़ेगा, मतलब इतना जो है आउटपुट होगा। फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ही निकाल दीजिए। Ma'am, 1000 by 500 by 3. Okay, ma'am. ये आएगा आपके पास 5, 2.7। 2.72. 2.74 something. वेरी गुड, आंसर ही निकाल दिया तुम लोगों ने तो। Ma'am, 2.74. 500 by 3 आएगा, 5000 by 3 आएगा, 1000 by 3 आएगा। यस 5000 by 3, ठीक है। ये आपके पास पावर आउटपुट हो गया। अब बस इस फॉर्मूले में पुट करना था। एफिशिएंसी 2.7 कुछ आ रहा है। 60% आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है, 2.74। एफिशिएंसी क्या है, 60%।
यानी 60 Yes, बाय sir. 100 यानी 6 बाय 10। यस मैम। और भी सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हो, बट एक बार जीरो में छोड़ लेते हैं। 3/5। 6 बाय 10 और ये आएगा 5000 बाय 3 इंटू पी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 2.74। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. और एक किलो वॉट में आएगी। पहले जो आपका आंसर आएगा वो वॉट में आएगा। वो आएगा आपके पास 50,000 बाय 18 वॉट, और फिर आप उसको किलो वॉट में करेंगे तो 50 बाय 18 किलो वॉट एंड देन 2.74 किलो वॉट। यस मैम। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A cyclist rides up a hill with a constant velocity. Determine the power developed by the cyclist if the length of the connecting rod of the paddle is r equals to 25 centimeter. The time of the revolution of the rod is t is equal to 2 seconds and the mean force exerted by his foot on the paddle is। थोड़ा सा घुमा दिया गया है सवाल को। इसमें अब आपके सर्कुलर मोशन के और रोटेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। मैम ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अच्छा देखो, एक साइक्लिस्ट है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हिल पे जा रहा है। ठीक है, मान लो ये उसकी साइकिल होगी और वो नीचे पैडल लगाता है ना, यहाँ से ऐसे पैडल होते हैं नीचे। ठीक है, पैडल घुमाता है, तो आप एक समझ लो पैडल को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये आपके पास पैडल की लेंथ होगी ऐसे, जैसे मान लो इस पे फुट रखा होता है। मैम 15.6 है क्या? 15.6 लेट्स सी, चेक करते हैं बेटा। देखो, अब देखिए ये आपके पास पैडल का वो पॉइंट हो गया जहां पर वो लगा होता है पैडल, और ये जहां पर आप पैर रखते हैं तो आप अपने पैर से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आप पैडल को ऐसे घुमाते हैं ना इस तरीके से। यस मैम। ठीक है, जब आप इस पैडल को घुमाते हैं तो आपकी साइकिल आगे चलती है। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, बाय में टाइम अगर करें मैम तो आप फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं बेटा, एक बार मुझे समझाने दो कि क्वेश्चन क्या है, जिनको भी समझ में नहीं आया। तो आप पैडल पैडल पे अपने पैर से फोर्स लगाते हैं, आप ऐसे ही फोर्स लगाते हैं एक तरीके से, हर जगह आपके पास रेडियस जी मैम। फोर्स लगता है। ठीक है, सो इफ द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड ऑफ द पैडल इज r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको 25 दे रखा है, जो उसका सेंटर से जहां आप पैर से फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोर्स आप ऐसे परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं इस तरीके से। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन यानी कैपिटल टी ऑफ द रोड फॉर वन रिवोल्यूशन दे रखा है, क्या 2 सेकेंड। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, 2 सेकेंड, एक रिवोल्यूशन का टाइम, राइट। यस मैम। यस मैम। भी कैपिटल टी दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक एक्सिस के अबाउट लग रहा है, मतलब एक एक्सिस के अबाउट वो पैडल ऐसे घूम रहा है, सो यहाँ पर जो आपके पास पावर आएगी वो टॉर्क से रिलेटेड होगी। पावर आपका एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। यस मैम। ठीक है, और टॉर्क आप निकाल सकते हो यहाँ पे, टॉर्क क्या होगा, आर एफ फोर्स इनटू इनटू रेडियस। आर आपके पास 25 बाय 100 हो गया। फोर्स आपके पास कितना है, 15 kg। 15 इसको आप 147 Newton. 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क। हमें निकालना क्या था, पावर। निकालना है तो ओमेगा। पावर क्या हो जाएगी आपके पास, टॉर्क इनटू में ओमेगा। अब ओमेगा आपको टाइम पीरियड से मिल जाएगा, Yes, ma'am. इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ठीक है, यहाँ पर आप पुट करेंगे दोनों को, आपके पास फाइनली जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी, मैम फाइनली पावर जो रहे तो 115.4 वाट आ रहा है. 115.4। यस, सात्विक अंश वाला निकाला ना, Yes, ma'am. मुस्कान का भी आ गया है। मैम हम्म, मैम इसे ऐसे नहीं कर सकते, मतलब हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है तो इसका हम ओमेगा निकाल लेंगे, फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वेलोसिटी निकाल के फिर डायरेक्ट फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है आपका, मैम यही आ रहा है शायद। ओमेगा आपके पास रहेगा 2 पाई बाय टी, यानी 2 पाई बाय 2 सेकेंड है ना, ओमेगा की वैल्यू आ गई यस 5, मैम। यानी 3.14। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, वही सेम चीजें तो बन रही है।
हाँ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 115.4। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा फिगर ना आपको छोटी दिख रही है, आप ये देख लो कि एक्सिस पे क्या क्या है। इधर आपके पास ऐसे डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपके पास टाइम है, और फिर ये ग्राफ बने हुए। A body is moving unidirectionally under the influence of source of constant power supplying energy. Which of the diagrams shown in figure correctly shows the displacement time curve for its motion? एक कंडीशन दे दिया क्या, यूनिडायरेक्शनल है एंड पावर कांस्टेंट है, राइट? तो ग्राफ बताना है आपको। वर्टिकल कब बनते हैं ना यूनिडायरेक्शन में? क्या बोल रहे हो बेटा? वर्टिकल जाता है यूनिडायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल? यूनिडायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, ओके मैम। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। मैम डी ऑप्शन। यस मैम, डी आ रहा है। यस मैम, डी आर। सात्विक एक्सप्लेन करेगा डी कैसे आया, बताओ बेटा कैसे किया। मैम हमने जैसे फोर्स पावर की फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला डाल दिया ma, फिर उस पर हमने फोर्स को न्यूटन्स लॉ से कर दिया, फिर उसको हम m को p के नीचे ले गए, p बाय m बना दिया और t को ऊपर ले गए, तो हमने वहां से उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लिया। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है आपका? मतलब लाइक कोई इक्वेशन आई होगी ना। मैम अंडर रूट t आ रहा है आंसर। पावर v इज देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अंडर वी रूट। कांस्टेंट है, सिंपल, राइट? सो यूनिडायरेक्शन मतलब एफ डॉट वी इज एफ वी है। सो एफ को आप क्या, इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। यस मैम। ठीक है, वी को आप लिख सकते हो एल टी माइनस वन, ये कांस्टेंट है। मुझे चाहिए रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए मास भी आपके पास कांस्टेंट ही होता है, ये भी जाके कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो ये आपके पास एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये कांस्टेंट बन रहा है। ठीक है, एल इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू टी की पावर, मतलब एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर थ्री, यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे उसका नेचर ये तो होगा नहीं। अगर ये होता इसका मतलब पावर वन होती, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो पावर क्या होती, मतलब पावर जो है टाइम की वो वन होती। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स होता है, ये वाला जो ग्राफ होता है। ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बोल दिया कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ये और ये ए और डी में थोड़ा सा आपको देखना है, तो जैसे हम 2 या 3 वैल्यूज भी पुट करके देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे तो आपके पास जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर आपके पास क्या डिक्रीजिंग स्लोप है, सो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैम अगर डी की जगह टाइम ऊपर दिया रहता और डी नीचे दिया रहता फिर ए होता? अगर आपने उल्टा कर दिया, मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर टी होता और यहाँ पर डी होता, यस मैम। तो आपके पास आप आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है बाय वन, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज होगा, स्लोप उल्टा हो जाएगा ना। यस मैम। ये वाला हो जाएगा, फिर ऑप्शन ही हो जाएगा। यस मैम मैम। यस बेटा। मैम काइनेमेटिक्स में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होता है वो भी तो यही होता है, डी वाला ही। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए? हाँ, हाँ, तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होता है डिस्टेंस एंड टाइम का, वो तो भी तो पहला भी होता है, यही होता नॉन यूनिफॉर्म तो पहला भी है ना। नॉन है। यूनिफॉर्म हाँ मतलब यही है ना कि इट इज ट्रैवलिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ, या वो तो इक्वल पहले डिस्टेंस इन वाला भी होगा। इंटरवल ऑफ टाइम, वो ए और डी दोनों ही हो गए। हाँ हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे इसमें आपने जो नहीं किया उसमें एक बात ये समझ नहीं आई, जैसे आपने यहाँ पे निकाला कि जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 3/2 के, तो यहाँ तो ये जो ग्राफ है ये तो तब बनता है ना जब उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें तो क्यूब भी आ रहा है साथ में, तो उससे थोड़ा वेरी नहीं होगा ग्राफ बनाते टाइम?
नहीं देखो आप यहां से भी समझ सकते हो कि टाइम की पावर क्यूब है, सिंपल देखो एल स्क्वायर में ले लो, ठीक है, एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्यूब है। यानी अगर आप मान लो 1 लेते हो टाइम, 1 का क्यूब, देन 2 लेते हो 2 का क्यूब, 3 लेते हो 3 का क्यूब, तो टाइम का जो इंक्रीज है वो स्टीपर है, मतलब फास्ट हो रहा है ना, मतलब सॉरी Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीज फास्ट होएगा टाइम की एक एक वैल्यू बढ़ाने पे, यस मैम। राइट। तो इसलिए आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ओके मैम। तो कैपलर्स लॉ भी है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आगे चलिए। यस मैम। चलिए ट्राई कीजिए। 2 राइफल्स फायर द सेम नंबर ऑफ बुलेट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। The second rifle fires bullets of mass twice that fired by the first, and with the velocity that is half that of first. The ratio of power of first rifle to that of second one. 2 राइफल है, ठीक है। पबजी खेला किसी ने? मैम इसे P1/P2 निकालना है ना? किसी ने हैंड रेस किया है? किसने खेला? मुस्कान ने खेला? मैम 10th तक खेला था, 10th के बाद छोड़ दिया। 2 राइफल है, क्या बोल रहे थे बेटा आप? मैम इसे P1/P2 ही निकालना है ना? सिंपली वो निकालना है। सेम नंबर ऑफ बुलेट्स है, मान लो आपके पास इसमें से जो बुलेट्स जाएंगी इसमें से जाएंगी, सेम नंबर ऑफ बुलेट्स हैं। सेकेंड राइफल फायर्स बुलेट ऑफ मास ट्वाइस, यहाँ पर जो बुलेट्स का मास है वो ट्वाइस है और यहाँ पर एम होगा। फायर्ड एंड विद वेलोसिटी दैट इज हाफ दैट ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? हाफ है, और यहाँ पर वेलोसिटी v मान लीजिए। तो रेशियो ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट राइफल टू दैट ऑफ सेकेंड वन, तो यानी P1/P2 निकालना है। तो P1/P2 मतलब सेम टाइम की ही बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 बुलेट फायर हुई और वहां से भी 3 बुलेट फायर हुई सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो टाइम तो सेम हो गया, यानी वर्क डन इन फर्स्ट केस बाय वर्क डन इन सेकंड केस लेना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स इनटू आपकी जो बुलेट्स जा रही है उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, ठीक है। तो आप टोटल मान लो n बुलेट्स गई, तो n इंटू में हाफ mv² कर दो टोटल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से। हाँ जी, मतलब आपने कुछ जो यहाँ पर क्लिक किया, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए अंदर, तो बाहर जो आ रही है एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। जो भी काम अंदर हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? n इंटू हाफ mv², और नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ बुलेट सेम है लेकिन मास ट्वाइस है और v/2 का होल स्क्वायर है। यस मैम। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 2:1। 2:1। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइए। मैम अगर वैसे हम इसे ऐसे करते पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी और फोर्स की जगह mg रखते तो फिर हमारा रेशियो 1:1 आ रहा है। यस मैम। नहीं, mg कैसे रखते? एक ही बुलेट थोड़ी है। नहीं, आप ये बोल रहे हो ना क्योंकि आप वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी दोनों की अलग अलग आएगी, इधर v और इधर v/2 है। जैसे अगर मान लो आप कह रहे हो fv से करना है मुझे, ठीक है, हाँ तो फोर्स mg थोड़ी लग रहा है बेटा, वो तो उसका वेट है बुलेट का। मैम फोर्स वेरिएबल होगा दोनों में। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि जो ये बुलेट का आप कह रहे हो, जैसे मैंने इस बुलेट का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पर इस बुलेट का फोर्स mg नहीं है, वो तो ग्रेविटी वाला फोर्स हो गया जो इसके ऊपर लग रहा है, mg। मैम इसका 1:40 आएगा क्योंकि यहाँ पे v²/4 करेंगे ना हम। हाँ, तो देखो क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मैम सारा डी और फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी। फर्स्ट आएगी ना मैम, v² है तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मैम। ये आएगा 1/4। यस, 4:1, ठीक है, 4:1 हो जाएगा। बी वो भी बी आएगा, बी हाँ 4:2, ठीक है। यस मैम। आगे चलें। हाँ मैम। ये समझ में आ गया ना, FV से F को mg पुट करके कैसे करेंगे? यस मैम। आप mg Yes, कर रहे हो, इधर आप v कर रहे हो, देन नीचे आप कर रहे हो 2mg और नीचे इधर कर रहे हो v/2, तो ये तो बन ही नहीं सकता ऐसे। फोर्स जो है, फोर्स या तो आपको ये पता होता कि बुलेट का कितना जैसे अगर मान लो आपने इसको क्लिक किया तो ये रिकॉइल भी करती है,
या तो हमें पता लगता है कि पीछे कितना उस पे फोर्स लगा या इनके ऊपर कितना आगे फोर्स लगा, टोटल फोर्स इज डिफरेंट। ये सिर्फ एक एक इसका जो अगर आप वेट निकालेंगे वो फोर्स नहीं है। मैम वैसे नहीं कर सकते कि फोर्स में कुछ भी नहीं रखा पर वेलोसिटी में हमें चेंज दिया, तो पहले में वेलोसिटी v रख दी, दूसरे में वेलोसिटी v/2 रख दी। मैम वैसे भी तो 4:1 आएगा। कैसे कर रहे हो बताओ, दोबारा बताओ। पावर इज इक्वल टू एफ बी। हम्म मैम दोनों जगह एफ तो सेम रखा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर दी, एक में v रखा है दूसरे में v/4 रखा है, v/2 रखा है। अच्छा, एक में v रखा और एक में v, तो कहाँ आंसर आ रहा है? आंसर तो नहीं आ रहा। 1/2 आ रहा था ना। लेकिन 4:1 है ना बेटा आंसर, वो हमने गलती से लिखा था। ये आंसर है 4:1। मैम मेरा तो 2:1 ही आ रहा है। मैम मेरा भी, मेरे को भी यस यही मैम, डी लगा। आ रहा है। एक मिनट रुको। हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे आपके पास है एन 1/2 2m v²/4। सो आपके पास आएगा, ये सारा काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो मैंने सही निकाला था फिर 2:1 आएगा। हाँ मैम 2:1 ही आ रहा है। हम ऊपर का काटता ही नहीं था। ठीक है, हमने एक 2 मिस कर दिया, हमने ये 2 भी इससे काट दिया और ऊपर वाला 1/2 भी 1/2 काट मैम दिया, यस इसलिए मैम 1/4 आए। यस मैम। सो अभी जो स्टूडेंट ने बोला कि मैम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे फोर्स इनटू में वेलोसिटी, आप बोल रहे हो कि दोनों केसेस में फोर्स सेम रख लिया हमने, ठीक है, तो वेलोसिटी आप v/2 कर रहे हैं तो भी तो 2:1 बन रहा है। यस मैम। तो फोर्स सेम रख सकते हैं दोनों में। नहीं मैम, फोर्स थोड़ी सेम रखेंगे। सेम नहीं होगा ना, दोनों का अलग है। फोर्स सेम नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो फोर्स लगेगा, एक में मास कम की बुलेट्स है, एक में मास ज्यादा की बुलेट्स है, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन पे तो हम देख ही नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ वो एनर्जी दिख रही है हमको जो उससे बाहर निकल रही है, कि वो कितनी एनर्जी निकल रही है। ठीक है मैम, समझ गई। मैम ऐसे क्वेश्चंस में ही फंसती हूँ मैं, जहाँ पे मेरे आंसर्स आते हैं लेकिन वो गलत होते हैं। बाकी स्टिल मैं इसको एक बार फिर से कंफर्म करूंगी। ये हमारे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि उसको हम बहुत तरीकों से सोच सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बट चलो दोनों केसेस में आंसर तुम्हारा सेम आता है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। A body of mass m is rotating in a vertical circle of radius r with critical speed. The difference in its kinetic energy at the top and the bottom is। ये वर्टिकल सर्कल का एक सवाल है, ट्राई कीजिए बच्चों, 1 मिनट लगाओ और निकाल के दिखाओ आंसर। हम डी है 3। 3 mgr आ रहा है। हाँ मैम। मैम मेरा 2 mgr आ रहा है। मेरा भी 2 mgr मैम। एक आंसर का और वेट करते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मान लो आपने एक मास लिया, इसको ऐसे वर्टिकली घुमाया है, इसमें टेंशन टी लगती है, नीचे mg लगता है, ठीक है। अच्छा एक और फोर्स भी लग रहा होता है ना, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स, बनना चाहिए mg प्लस mv²/r, mv²/r। ठीक है। सो मान लीजिए फिर आपके पास ये जो क्रिटिकल स्पीड है, इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम स्पीड, मान लो मुझे चाहिए कि बी पॉइंट पर पहुंच जाए मेरा मास, तो मुझे मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी कि बस यहाँ पहुंच जाए, या मुझे मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी कि यहाँ पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी कि यहाँ पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। अब एक वर्टिकल सर्कल की अगर हम बात करें, ये बॉटम की बात करें, टॉप पे भी बात करें, कि आपको मिनिमम स्पीड यहाँ कितनी देनी पड़ेगी कि एटलीस्ट आपके पास यहाँ तो पहुंच जाए, तो बॉटम पे कितनी देनी पड़ती है, √5
जी आर। जी आर। पर मिनिमम स्पीड जो होती है टू कंप्लीट द सर्कल वो अंडर रूट जी आर होती है। 3GR होती है ना? नहीं, अंडर रूट जी आर बेटा, जी आर होती अंडर रूट जी आर। ओके मैम। ठीक है, सो यहां से हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा के ई। तो हाफ एम नीचे आपके पास, ऊपर आपके पास कितनी है, कहाँ पे निकालना है, टॉप एंड द बॉटम। टॉप पे क्या है, अंडर रूट जी आर का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम अंडर रूट 5GR होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस आएगा, ये प्लस, मतलब डिफरेंस लेंगे ना। बॉटम माइनस स्केलर है, पॉजिटिव होना चाहिए डिफरेंस आपके पास। रूट से तो 2mg आ रहा है। यस, आपके पास 2mgr आंसर आएगा। अच्छा, मुझे अगर सिर्फ यहां पहुंचानी है तो मुझे मिनिमम कितनी देनी पड़ती है, एक क्वाड्रेंट मैम अंडर रूट 3GR। थ्री जी आर। सोच लो जरा। हाँ मैम, अंडर रूट 3GR होती है। यस मैम, 1/3GR। ओके, मान जाते हैं। चलिए आगे चले। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। A motor is used to deliver water at a certain rate through a given horizontal pipe. To deliver n times the water through the same pipe in the same time, the power of the motor must be increased as follows. ये आपके पास मान लो कोई पाइप है, ठीक है, मोटर इज यूज टू डिलीवर, मोटर यूज करके पाइप जो है, पाइप में से वाटर डिलीवर किया जा रहा है। सो सर्टेन रेट, रेट मतलब क्या होता है, वाटर पाइप वगैरह का जो केस होता है, रेट मतलब होता है डीएम बाई डी, मास पर यूनिट टाइम कितना जा रहा है। ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो केस था उसमें डीएम बाई डी था। टू डिलीवर एन टाइम्स वाटर थ्रू द सेम पाइप इन द सेम टाइम, तो कितना पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसी पाइप से मुझे एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी को डिलीवर करना है, तो पावर कितना लगेगा। इसको पी डैश मान लेते हैं, इधर पी मान लेते हैं। बताइए। हम थोड़ा सा कंफ्यूजन, आंसर तो आ गया। बताओ आंसर क्या है। एन क्यूब आ रहा है। एन क्यूब आ रहा है। अच्छा, फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा वो बताओ चलो। मैम n स्क्वायर आ रहा है। वो फोर्स की वैल्यू आएगी, पावर की एन क्यूब आएगी, वेलोसिटी की एन टाइम्स आएगी। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए आपके। वी यस आपके पास एन टाइम्स हो जाएगा, फोर्स आपके पास एन स्क्वायर टाइम्स होएगा, और पावर एन क्यूब टाइम्स होएगा। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ चलो। मैम, जैसे फोर्स निकाल लिया, वो n स्क्वायर आ गया, उसका पावर में पावर में करना पड़ेगा ना, एफ इंटू वी, वी आपके पास एन टाइम्स है और फोर्स एन स्क्वायर टाइम है, तो यस इसको मैम, एन क्यूब बोला। n क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। डीएम बाई डी जो है, इसको मैं क्या, मास को क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी इंटू में वेलोसिटी, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी। और ये जो पाइप है, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे मुझे कुछ चीजें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। सो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट भी होंगी आपकी। सो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, मान लो कि आपके पास जो पाइप में है ना, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इन टाइम टी, मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सो वी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू एक्स, टी टाइम के अंदर मान लो इतने, पाइप हो सकता है आपकी बड़ी होगी, मैं टी टाइम के अंदर बात करी हूँ, टी टाइम में मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ए इंटू एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो गया जो उसके अंदर अभी पानी है। ठीक है, और इंटू ये आपके पास क्या था, डेंसिटी, डी बाई डी टी। अब जो एरिया है और डेंसिटी है तो कांस्टेंट हो गया, यानी एरिया और डेंसिटी बाहर, तो डी एक्स बाई डी टी बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए रो इंटू वी। वी। ठीक है, अब डीएम बाई डी मुझे निकालना था नए वाला, वो आपके पास क्या है, एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी, राइट। तो यहां पर आप देखो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो कुछ नहीं बदलेगा, राइट। एन भी एज इट इज रहेगा, डेंसिटी एज इट इज रहेगी, वी डैश आपके पास चेंज हो जाएगा। सो वी डैश आपके पास किसके बराबर अगर मैं कंपेयर करूं इनको, जैसे डी एन टाइम्स ऑफ डीएम बाई डी, एक सेकेंड रुकिए, ये तो आप सीधा ये वैल्यू ही पुट कर दो, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ आएगा।
कि आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, डेंसिटी सेम है, वी डैश आपके पास अलग आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो वी डैश इक्वल्स टू किसके बराबर बन रहा है, एन इंटू बी। वी। वी डैश आ गया। इसके बाद कहानी क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है। सो एम इक्वल्स टू क्या है आपके पास, वी इंटू डी एम बाई डी टी। एफ इक्वल्स टू क्या, सॉरी वी इंटू में डी एम बाई डी टी। सो यहां से हम क्या पुट करेंगे, डी एम बाई डी टी की वैल्यू आई थी ना अपनी। हाँ मैम, ए रो भी आई थी। चलो इसको एज इट इज रखिए। मुझे नया फोर्स निकालना है जब मुझे n टाइम्स पावर लेके जानी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v डैश डी एम बाई डी टी डैश। ठीक है, आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, तो f बाई एफ डैश कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर आपने लिख लिया v इंटू में डी एम बाई डी टी, नीचे आपने लिख लिया v डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, एन वी, और एन वी डी एम बाई डी टी डैश की वैल्यू जो थी वो क्या थी आपके पास, ये ए रो वी डैश। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपके पास नया जो dm बाई डी टी डैश है वो n टाइम्स ऑफ पुराने वाला था ना। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इंटू डी एम बाई डी टी सिंपली, तो dm बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास f बाई एफ डैश किसके बराबर बन रहा है, 1 बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, यानी f डैश किसके बराबर बन रहा है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, एन स्क्वायर। मैम पहले आपने इसमें डिफरेंशिएशन किया है तब हमारा ए रॉ वी आया है ना, ये वाला। हाँ जी बेटा। और फिर मैम इसके बाद आपने डीएम बाई डी टी क्यों किया मैम? कहाँ पे किया, देखो पहला कंडीशन तो ये है कि डीएम बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली मैंने उन वेरिएबल्स में जो मुझे ऑलरेडी पता है पाइप के। जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, मैंने मान लिया कि टी टाइम के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस पाइप के अंदर अभी जो पानी है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैंने लिख दिया ए इंटू एक्स बाय में रो, जो भी छोटा टाइम डी टी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से ए रो बाहर आ गया, तो ए रो डी एक्स बाई डी टी वी बन गया। अब सेकेंड केस में पूछा कि सेम पाइप से सेम टाइम में अगर मुझे लेके जाना है पानी, तो कितना पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इन्होंने बोला कि टू डिलीवर n टाइम्स ऑफ वाटर, जो पहले था उसका n गुना आपको करना है, तो मैंने क्या करा, n इंटू में डीएम बाई डी टी कर दिया। अब डीएम बाई डी टी डैश को मैंने क्या पुट कर दिया, ए रो वी डैश। ये पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलेगा, वी डैश ही तो बदलेगा बस। सेम टाइम की बात कर रहे हो तो सेम ही टाइम में रखेंगे dt। सो यहाँ से आपके पास क्या होगा, जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो v डैश का एक रिलेशनशिप आ जाएगा। फिर वेरिएबल मास में आपको फोर्स का ये वैल्यू पुट करना है, v इंटू में dm बाई dt। यहाँ पर अब दोनों जो नए वाला फोर्स है उसको v डैश से दिखा दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो f और f डैश में रिलेशनशिप आ गया। अब पावर आपको पता है क्या होता है, f इंटू v होता है। तो आपके पास जो न्यू ये तो हो गया पुराने वाला पावर, न्यू पावर की बात करें तो f डैश v डैश आएगा। तो f डैश आपके पास क्या है, n स्क्वायर f है, और v डैश आपके पास n v है, तो ये हो जाएगा n क्यूब, और f भी पुराने वाला पावर है। तो p डैश की किसके प्रोपोर्शनल है, n क्यूब टाइम्स के प्रोपोर्शनल है। इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब तो आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा कि v आपके पास n टाइम्स जा रहा है, फोर्स आपके पास n स्क्वायर टाइम जा रहा है, और पावर आपके पास n क्यूब टाइम जा रही है। यस मैम। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। आंसर समझ में आ गया बेटा? हाँ मैम, अभी आ गया। चलो नेक्स्ट पे। A small bucket containing water is rotated in vertical circle of radius r by means of a rope. ये वर्टिकल सर्कल है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से बकेट को घुमा देना है। तो इसने क्या पूछा है, Means the velocity of the highest ज्यादा होगी मैम उसकी तब यहाँ पर भी, and water does not fall down if, बताओ मैम फॉल डाउन मतलब ये बॉटम वाली वेलोसिटी है या फिर टॉप मोस्ट वाली? आपको बतानी है। वाली है। MC ऑप्शन सी होगा, ज्यादा होगी। मैम सी होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी कि फॉल नहीं करे, एटलीस्ट, क्योंकि रोटेट करके तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा ना। यस बताओ। मैम सी इसलिए होगा। हमने यहाँ पर हायर पॉइंट की लिया क्योंकि जो हमारे पास है, और इसके बाद यस देखो, अंडर रूट जी आर तो आपके पास मिनिमम होती है 2, अगर वहां तक पहुंचानी भी है अगर आपको, ठीक है, तो अंडर रूट जी आर तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्कल में आराम से चलेगा। इससे कम है तो दिक्कत होती है, ठीक है, फिर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमें चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट हाईएस्ट पॉइंट, द वाटर डज नॉट फॉल डाउन इट।
ठीक है, तो आराम से इसका मतलब है कि वर्टिकल सर्कल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, सर्कल चलता रहेगा। तो यहाँ पर मिनिमम तो होती है √GR, इससे ज्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। क्लियर है सबको? यस। चलो नेक्स्ट एक और करो, वर्टिकल सर्कल का ही सवाल करते हैं। A ball of mass 0.6 kg attached to a light inextensible string rotates in a vertical circle of radius 0.75 such that it has speed of 5 meter per second. When the string is horizontal, tension in the string when it is horizontal on other side is, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया इसको, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है और ये बोल रहा है कि इतना मास 0.6 kg जो मास है, it is attached to light inextensible string, rotates in vertical circle जिसका रेडियस आपको दे रखा है 0.75 और स्पीड बता दी 5 मीटर पर सेकेंड when the string is horizontal। मान लो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई ना, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स Yes, है? ma'am. एक तो mv²/r होता है, एक आपके पास टेंशन होता है, एक इस पे नीचे mg होता है। mg। मैम mg प्लस mv स्क्वायर r करके निकल अदर साइड की भी बात करेंगे। अब इन्होंने बोला कि टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन अदर साइड, सेम सिचुएशन ही है, बस थोड़ा सा घूम जाती है। यहाँ टेंशन हो जाएगा, यहाँ mg हो जाएगा और यहाँ mv। mv²/r। स्क्वायर। तो हम लोग एक ना जनरल केस लेते हैं। तो जनरल केस में मान लो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो सपोज यहाँ है, तो यहाँ नीचे आपके पास क्या होता है mg, ओके, और सपोज ये थीटा एंगल आ गया है, तो अगर मैं mg के कंपोनेंट करती हूँ तो इधर आता है mg cos थीटा और एक इधर आता है mg sin थीटा। sin थीटा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। फिर आपके पास आती है एक टेंशन और एक आता है आपके पास mg cos थीटा प्लस mv²/r। ठीक है, तो ये सर्कल में घूमता रहे उसकी कंडीशन क्या होती है? अंदर फोर्स बाहर फोर्स बराबर होता है, यानी टेंशन किसके बराबर है? mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? यस मैम। अब मुझे एक बात बताइए, जब वो हॉरिजॉन्टल हो रही है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। खत्म, 0। यस मैम। बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस। तो बस अब आपको वैल्यू पुट करना था, मास 0.6 है और v आपको दे रखा है कितना, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है, 0.75। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो v है, ये v सर्कल के हर जगह पे सेम होता है या अलग अलग होता है? वेरी करता है मैम। वेरी करता है। इट इज लोकलाइज्ड वैल्यू, किस पॉइंट की आप बात करें वहां पर v की वैल्यू देखनी होती है। आगे चले? यस मैम। यस मैम। चलो, a particle is moving in a vertical circle, tension in the string when passing through two positions at an angle 30 degree and 60 degree from vertical are T1 and T2 respectively। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? T2 is greater than T1 B option। मैम सी ऑप्शन, T1 ग्रेटर देन T2। अभी हमने टेंशन का एक फॉर्मूला लिखा था ना, mv²/r मैम सी ऑप्शन। अच्छा मैंने साइन ले लिया। हाँ हाँ वो तो सही mg हो। cos थीटा। यस, ऑप्शन सी करेक्ट। सी क्यों करेक्ट होगा? मैम T1 में थीटा 30 होगा एंड T2 में थीटा 60 होगा। cos 30 30 वैसे डिग्री अगर हम ले तो आपके पास वैल्यू कितनी होती है cos 30 की? √3/2 तो 0.7 आ जाएगा और 60 डिग्री पे 1/2। 1/2 तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.7 है ग्रेटर देन 0.2। यस, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। सेकंड थिंग, अगर v को कंपेयर करें, v को कैसे कंपेयर करोगे? इट इज लोकलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जाते 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 क्या होता है, स्पीड कम हो रही होती है। ठीक है, तो यस मैम।
T1 जो है उस केस में ये भी बड़ा है और 30 डिग्री पे ये भी बड़ा है, तो टेंशन 1 जो है टेंशन 2 से बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं। Yes, ma'am. A mass m slips along the wall of spherical surface of radius r. The velocity at the bottom of the surface is. फ्रिक्शन के बारे में देखो कुछ भी नहीं बोला, तो जहां फ्रिक्शन नहीं बोला ऐसे स्लाइडिंग वगैरह कुछ होती है, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाता है। मैम √2 RG। ये ऑप्शन मैम। यस, ऑप्शन बी। हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर है? mgr के, क्योंकि r हाइट हो गया ना वो। यस, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, मैक्सिमम वी मैक्स मतलब √2g r होते हैं, ऐसे करके भी √2gh होता है मैम। वी मैक्स निकालते तो √2gh होता है। हाँ कर सकते हो बेटा, यस मैम। क्योंकि आप वो जो लगाते हैं ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, आप y डायरेक्शन में लगा दो। सो नहीं, इससे कैसे करोगे? ऐसे नहीं बोला कि रेस्ट से है, सिर्फ कंजर्वेशन से कर लो, नहीं गलती करोगे। यस मैम। नेक्स्ट पे आता, ये क्वेश्चन हमने किया था, आंसर बता दो क्या था? सी ऑप्शन बी। मैम। नहीं बी 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 ऑप्शन था। था। मैम सेम गलती फिर से I करनी think, पड़ी। सात्विक और इनकी क्लास तो पहली क्लास थी जिसमें हमने सवाल किया था, यस मैम, हमारी क्लास में करवाया है। पहला ही सवाल था। और मैम मैंने फिर सेम गलती वही की, वही मैं सोच रही थी जो मैंने उस टाइम सोचा था। अच्छा देखो, अब नहीं होगी पर वो गलती, टेंशन मत लो। हाँ मैम, अब नहीं हुई। इसमें किसी को कोई डाउट है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डाउट है तो बताइए बच्चों। नो मैम। ओके, सिंपली अगर जो भी पहली बार आए क्लास में, आपको क्या लगाना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगा दो, प्लस में 2s, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पोजीशन। ठीक है, तो पहले आप ये जीरो करेंगे तो 2gh1 आएगा, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू 2gh2 आएगी। फिर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो mv2 माइनस mv1। और इस केस में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, v1 जो है वो नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ है, और v2 ऊपर की तरफ है, तो फाइनली ये mv2 प्लस mv1 बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A ball is allowed to fall from height of 20 meter if there is a 30% loss of energy due to impact. Then after one impact, ball will go up to. मैम 14 मीटर्स। रुक जाया करो। यस, अब की बार आंसर अपने उसमें डालो चैट में, फिर जिसका नहीं होता वो ऐसे पैनिक करते कि हमारा नहीं होता। यस, ऑप्शन जो भी बताया सबने सही बताया है, 14 मीटर राइट है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इनिशियली जब वो 20 मीटर हाइट से आता है तो एनर्जी जो आपके पास आएगी mgh1। यस मैम। ठीक है, mgh1 बिफोर इम्पैक्ट है, और पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, मतलब वो जब रिबाउंड करता है तो h2 हाइट तक जाता है, तो उस केस में एनर्जी कितनी है, mgh2। यस मैम। ठीक है, ये आफ्टर इम्पैक्ट है। सो 30% लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी अगर मैं 30% ऑफ E1 देखूं, वो कितना हो जाएगा, 0.3। ठीक है, यानी कि E1 माइनस 0.3 ऑफ E1, यानी कि 0.7 E1। ठीक है, इतना ही लॉस हुआ, बची हुई जो है वही तो E2 होगी। यस मैम। यानी आपके पास E2 किसके बराबर है, 0.7 टाइम्स ऑफ E1।
बस अब आपको पुट करना था। आपके पास H1 H2 की वैल्यू दे रखी है, H2 तो निकालना है, H1 20 मीटर दे रखा है। H2 निकालना है। हाँ, तो 14 मीटर आंसर आ जाएगा। इधर आएगा mgh2, इधर आएगा 0.7 इंटू mgh1, तो H2 हो गया आपके पास 0.7 इंटू 20, तो 14 बन जाएगा, 14 मीटर। नेक्स्ट पे आ जाओ। Two particles each of mass m and traveling with velocities u1 and u2 collide perfectly inelastically. E की वैल्यू क्या होती है परफेक्ट inelastic केस में? E 0। 0। और E का एक फॉर्मूला भी होता है, वेलोसिटी ऑफ separation, velocity of approach. सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और मैम इनइलास्टिक में E की वैल्यू 1 होती है, मतलब नहीं, इलास्टिक में इनइलास्टिक में 0, परफेक्टली इलास्टिक में 1 होती है। ओके मैम। मैम जो परफेक्टली इलास्टिक में 1 होती है वो 1D के लिए होती है, 2D के लिए होती है? यहां से निकाल लो ना आप, ये आपके पास क्या है, ये दो बॉल्स हैं, ये आपके पास 1D में 2D में चल रही हैं। मतलब इसमें आपके पास 1D 2D दोनों में लगेगा बेटा। हो सकता है किसी एंगल पे भी चला जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। ओके, देखो ये सवाल तो आसान है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, पर जैसे मान लो पहली बॉल है आपके पास, फिर दूसरी बॉल है, इसकी U1 है, इसकी U2 है, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, ठीक है, हमारे केस में तो M1 M2 भी बराबर है, और ये कोलाइड करती है, तो फाइनली जो बॉल है ये मान लो आपके पास इन इलास्टिक है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों चिपक के चलती है, तो पूरे सिस्टम एक वेलोसिटी से चलता है जिसको हम वी कंबाइन बोलते हैं, और इसका मास कितना हो जाएगा M1 प्लस में M2। सो आप पहला कंडीशन से निकाल, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी आप एक वैल्यू निकाल सकते हो V1 V2 की। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अगर बात करें तो वो आपके पास क्या है, E की वैल्यू है 0, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि मान लो सेकंड बॉल थी V2 से चल रही थी और फर्स्ट बॉल V1 से चल रही, तो V2 माइनस में V1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी U1 माइनस U2, सो यहाँ से V2 इक्वल्स टू V1 आ गया। मान लेते हैं वो V कंबाइंड वेलोसिटी से ही चल रहे, दोनों सेम से चल रहे हैं, मतलब V कंबाइंड ही होगी ना, वो V2 इज इक्वल टू V1 इक्वल्स टू V आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास जो इन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उसमें मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है या नहीं रहता? कंजर्व रहता है मैम। और एनर्जी? एनर्जी नहीं रहती। ओके, और इलास्टिक में दोनों कंजर्व होते हैं? यस हाँ मैम। जी। यस, तो अब हम लोग मोमेंटम वाली इक्वेशन अगर लगाएं तो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइन जो आपने निकाली है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशनशिप और आ जाएगा कि जो v कंबाइंड है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, u1 प्लस u2 बाय 2 इफ वी पुट m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू n, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास n, राइट। आप देखो ये बन रहा है या नहीं बन रहा एक्सप्रेशन? बन तो रहा है, ये सी लग रहा है। सही है। यस मैम। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इन इलास्टिक है, डेफिनेट सी बात है एनर्जी का कुछ लॉस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, हाफ एम इंटू 2m, m1 प्लस m2 है ना, तो 2m इंटू आपके पास आएगा कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि u1 प्लस u2 बाय 2 का होल स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m u1 स्क्वायर सॉरी, प्लस हाफ m u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब जब आप इसका सॉरी ये इनिशियल आई, इनका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बनेगा आपके पास, यस ए बनेगा 1/4 m माइनस u2 का होल स्क्वायर। वैसे एक फॉर्मूला भी अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट, अगर आपको करना पड़ जाए, सो एनर्जी का जो चेंज है या लॉस है दैट इज इक्वल टू हाफ m1 m2
बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी चेंज या लॉस क्या है। अब E की वैल्यू 0 थी और m1 इक्वल्स टू m2 थी, देखो एक्सप्रेशन फर्स्ट ही बन रहा है ना। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और कोलिजन का सवाल कीजिए। A sphere of mass m moving with constant velocity u hits another stationary sphere of same mass. If v is the coefficient of restitution, then ratio of velocities of two spheres v1 by v2 after collision will be। बस एक दो सवाल और रह गए हैं। हाँ जी, सॉल्व कर रहे हो? यस मैम, मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है मैम, बी। 1 प्लस बी e, आ रहा है। यस 1 प्लस e बाय 1 माइनस e। मैम एक्सप्लेन कर दो। एक बार देखो ये u दे रखा है और ये रेस्ट पे है ना, मैम तो ये 0 पे हो गया। अब जब वो कोलाइड करेंगे तो सेकंड वाली चलेगी, मान लो आपके पास किससे चल रही है, इसको नंबरिंग दे देते हैं v2, और जो फर्स्ट वाली थी वो किससे चल रही है, v1 से। नंबर मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, इन्होंने नंबर ऐसे दे रखा है ना, ये 1 ये 2 है, तो इसकी मान लो v2 और इसकी मान लो v1। सो e क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा आपके पास, v1 माइनस v2, v1 माइनस और नीचे आपके पास u माइनस 0, u माइनस 3। यहाँ से आपके पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू eu। मैम यस मैम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, m इंटू यू प्लस सेकेंड का रेस्ट पे ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। दे आर आई थिंक आइडेंटिकल, राइट। स्फीयर ऑफ मास m, अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा v1 प्लस में v2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, u। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक बार v1 आ जाएगा, एक बार v2 आ जाएगा। जैसे ऐड करोगे तो आपके पास v1 आ जाएगा, यस मैम और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v2 आ जाएगा, तो उनका रेशियो v1 बाय v2 का। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो फटाफट बता दो। विच वन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम एंड काइनेटिक। मैम ओनली मोमेंटम। यस। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आई वांट कि तुम लोग ट्राई करो, इसमें बहुत दिमाग लगेगा। ठीक है, मतलब लाइक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन वर्क एनर्जी पावर, इससे ज्यादा मुश्किल आपको सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैम एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आ सकता है बेटा, कुछ नहीं कह सकते। अगर मान लो ऐसा नहीं होता ना, पेपर में सारे ही मीडियम क्वेश्चन होता है, हो सकता है वर्क एनर्जी पावर से एक मुश्किल सवाल डाल दे क्योंकि Yes, रेस्ट ma'am. आसान है। ठीक है, वैसे तो तो ये आप ट्राई करेंगे, दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। Body of mass m strikes another body at rest of mass m by 9, assuming the impact to be inelastic. The fraction of initial kinetic energy transformed into heat during the contact is। So ये बोल रहा है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हो, या उसी को आप हीट बोलते हैं ना, जो लॉस होता है वही तो हीट में जाता है, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द कांटेक्ट। फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको निकालना क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नीचे आए हुए, ये ऐसे निकालना है फ्रैक्शन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर हम लगाएं तो एक चीज और, जब आइडेंटिकल बॉडीज होती है, ठीक है,
और आपके पास अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, कि ये पॉइंट भी बहुत जगह यूज होता है। इसमें तो खैर नहीं हो रहा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, m इंटू वी, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, एंड उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी m प्लस m/9 इंटू वी डैश ले लेते हैं। ठीक है, सो यहां से क्या आएगा, एम वी इक्वल्स टू 9 + 1 10m/9 इंटू वी डैश। तो m से m कैंसिल हो गया, सो वी डैश आपके पास किसके बराबर आ गया, 9/10 9/10 V। वी। अब आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सो हाफ mv²। mv²। आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो m प्लस m/9 लेंगे इंटू 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 9/10 इंटू वी का होल स्क्वायर माइनस में हाफ m v²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1/10 इंटू 1/2 m v²। ऑब्वियस सी बात है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होगी अगर लॉस हो रहा है तो, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। अब बस इसी को आपने डिवाइड कर देना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² ही है, सो -1/10 बच जाएगा, यानी -0.1 आंसर हो जाएगा। ए मैम। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल आप करेंगे। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यूज करना हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का। करना है इसका मैम 1। 1 देखो जरा, देखो मैम 3 आ रहा है। मैम 3। यस 3 है। ठीक है, आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज वाला यूज करो। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, मान लो जैसे ये वाली है पहली, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, m है, ये भी m है, इलास्टिक कोलिजन होता है। सो उस केस में क्या होगा, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 की क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी जो आपके पास, सॉरी नंबर 1 की क्या हो जाएगी, जब ये इसको कोलाइड करेगा तो जो इसकी थी वही हो जाएगी, जो 2 की थी 1 की हो जाएगी। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है, मान लो ये डायरेक्शन ना हो गया, ऐसे होता तो ये दोनों इलास्टिकली कोलाइड करते, तो 1 की ऐसे हो जाती और 2 की ऐसे हो जाती। ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हो इसमें, जैसे पहले तो ये इस वॉल से ही टकराएगी, ठीक है, तो वो काउंट करना ही है आपको। जब ये इस वॉल से टकराएगी तो दूसरी तो वॉल को टकरा ही नहीं पाएगी, ठीक है, वो ये टकरा के वापस आ रही होगी इधर और ये इधर जा रही होगी, तो अभी एक्सचेंज होगा, इस यहाँ पर इसका सेकंड कोलिजन होगा, सेकंड कोलिजन में एक्सचेंज होगा, तो ये जो सेकंड वाली इधर चल पड़ेगी, ये वाली इधर चल पड़ेगी, ऐसे ही होगा। यस तो मैम। यहाँ अब इस पर्टिकुलर वॉल के साथ भी होगा, ये नंबर 3 होगा, तो टोटल 3 कोलिजन हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल में ना ध्यान रख लेना, यहाँ इन्होंने इंक्लूड कर दिया है वॉल को भी और बॉल के कोलिजन्स को भी। सवाल में हो सकता है सिर्फ ऐसे बोल दे बॉल के कितने कोलिजन हो रहे हैं, वॉल के साथ कितने कोलिजन हो रहे हैं। 2 हो जाएगा फिर तो वॉल के साथ। वॉल के साथ 2 है और बॉल का तो आपके पास एक कितने हो रहे हैं, 3 एक वॉल। ही कोलिजन हो रहा है ना बॉल के साथ, तो बॉल का आपस में एक ही कोलिजन है, 2 वॉल के साथ है। मैम एक कंफ्यूजन ही रहता है इसमें। देखो पहला, ये दूसरा, ये वॉल थी, पहले तो ये टकराएगी इसको, वॉल का कोलिजन फर्स्ट हो गया, यस मैम। ठीक है। सेकंड केस क्या होएगा कि अब ये वापस आ रही होगी और ये आपके पास ऑलरेडी इसकी तरफ आ रही थी, ठीक है, तो बॉल का कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे। यस अब मैम। क्या होगा, ये वाली जो बॉल है, ये वाली, ये वापस चल पड़ेगी इधर और ये वाली इधर वापस चल पड़ेगी। अब इसका किसके साथ होगा, वॉल। वॉल के साथ होगा, तो ये 2 वॉल की होगी, बॉल का 1 हो गया। अब ये ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी है और सेम वेलोसिटी से चल रहा है, और अब ये कोलाइड करके जब वापस आएगी तो उसको रीच नहीं कर पाएगी। तो कोलिजन आपके पास सिर्फ 3 है, 2 वॉल के साथ और 1 बॉल के साथ, ठीक है। यस मैम। ओके, सो यहाँ तक ही रखेंगे हम। अब जिसको कुछ डाउट्स मैंने पिक किए हैं, सारे तो मैं नहीं करा पाऊंगी,
मैम कुछ क्वेश्चन तो बाद में हो गए थे सॉल्व। क्या बेटा?